हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो। चलो ये प्यारा सा एक क्वेश्चन करते हैं। काफी सिंपल है बट स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल गेट सॉल्व्ड बेसिकली फ्रॉम सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन। So let's try. There is a particle and which is getting acted upon by a force for 1 second. So जिस टाइम तक फोर्स लग रहा है that timing is your 1 second. And x component of that force remains constant. So fx का वैल्यू क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है and that is 30 न्यूटन। डन है। but y and z components vary with time as shown in the figure. But y component of that force and z component of that force is varying with time like this. In this graph it is given. So if you look at the graph of force versus time, फोर्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ दिख रहा है आपको, दैट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर. So definitely graph will be equal to force is equal to slope. Let's say slope is m and this into time. ठीक है. So if I have to write fy, I will write m1 t. अब देखो at time t equal to 1 second, check here. When t is 1 second, fy का वैल्यू क्या है? 40 न्यूटन. So put the value of time 1 second in this equation. ठीक है. So when you put value of time 1 second, value of force will become how much? 40. So m1 is how much? 40. It means fy is equal to how much? It is 40t. ठीक है. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट एफ जेड. अब आप देखो एफ जेड को आप क्या लिखोगे बताओ. सो यू विल राइट एफ जेड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ इनटू टाइम. Now, I mean, if we have to calculate the slope, we need to pick for some values of fz and t, right? और यहाँ पे देखो एक वैल्यू हमें दिया हुआ है. If you take time is equal to 1 second, value of fz is given as 80 Newton. So this is 80 Newton. If slope we don't know. If time is 1 second, so m2 is how much? 80. What does it convey? It conveys that fz will be equal to 80t. सो फोर्स को अगर आप लिखो ना, फोर्स को वेक्टोरियल टर्म में लिखो, क्या लिखोगे? 30 आई कैप प्लस 40 टी जे कैप प्लस 80 टी के कैप. This is sorted, right? What we have to calculate? Calculate the magnitude of change in momentum of particle in 1 second. So what will be the change in momentum of particle in 1 second? ठीक है. सो दिस फोर्स इज एक्टिंग फॉर 1 second, राइट? सो चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं? अगर आपको इक्वेशन याद हो तो सेकंड सेकंड मोशन, आई मीन न्यूटन्स का सेकंड लॉ का इक्वेशन. सो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? dp बाई dt. ठीक है. एंड dp इज इक्वल टू हाउ मच? f dt, राइट? सो अगर मुझे dp निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है फॉर दैट स्मॉल टाइम, दैट इज 1 second, देन वी कैन इंटीग्रेट ऑन द बोथ साइड, राइट? सो dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा? चेंज इन मोमेंटम इट विल गिव अस. ठीक है. सो बेसिकली दैट विल गिव अस हाउ मच मोमेंटम इज गेटिंग चेंज्ड. ओके, डन है. सो बेसिकली अगर डीपी आप लिखते हो तो देखो, अगर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम डीपी को आप डीपी ही क्यों लिख रहे हो इंटीग्रेशन के बाद, सो लेट्स पुट इट हियर. इनिशियल मोमेंटम पी आई ले लो, फाइनल मोमेंटम पी एफ ले लो. इनिशियल टाइम हमेशा 0, फाइनल टाइम 1 second. लेट्स डू द कैलकुलेशन. डीपी का इंटीग्रेशन क्या होगा? डीपी का इंटीग्रेशन पी एंड दिस इज पी आई से पी एफ एंड दिस इक्वल टू एफ डी टी. एफ का वैल्यू आप क्या रखने वाले हो? देखो 30 आई कैप प्लस 40 टी जे कैप. सो सबसे पहले 30, आई मीन if dt you are going to do, so 30 आई कैप आप करो. आई कैप के लिए क्या लिखोगे? 30 dt, राइट? एंड प्लस जे कैप के लिए आप क्या लिखोगे? 40 टी dt. और के कैप के लिए आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखो दैट इज 80 टी dt. सो इफ यू सॉल्व इट, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? देखो यहाँ पे आई कैप, टाइम इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1 फॉर ईच थिंग्स, ईच टर्म, राइट? सो 30 dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 30 ही होगा 0 से 1, सॉरी 30t 0 से 1, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन इज t, राइट? 40t, सो 40t, t का t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t dt यू नो t स्क्वायर बाई 2.
So this will give us how much? 40 into t square by 2, and time is varying from 0 to 1. And this will give you how much? 80 into t square by 2, and time is varying from where to where? 0 to 1. अब आप यहाँ पे लिख डालो. So this is 30 I cap plus this is how much? 2 से ये 20, और टी स्क्वायर को अगर 0 से 1 तक ले जाओगे 1 ही मिलने वाला है हमें. So 20 J cap plus this will become how much? 40 K cap. सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि P को जब आप लिखोगे तो क्या मिलेगा? पी एफ माइनस पी आई. सो दिस इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, एंड चेंज इन मोमेंटम इज दिस मच. अगर इसका निकालना है मुझे मैग्नीट्यूड, तो आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो. दिस इज ऑर्थोगोनल वेक्टर हैविंग कंपोनेंट बोथ, I mean along x, y and z axis. So x component का square plus y component का square plus z component का square. This is how we calculate magnitude of orthogonal vector. अगर आप इसको solve करते हो 900 plus 400 plus 1600. So 1600 plus 900 is how much? 2500 plus 400 is how much? 2900. So this will give us 10 root 29 with proper unit, right? So what is the magnitude of change in momentum? Magnitude of change in momentum is 10 root 29. Now we need to look for what angle does the change in momentum makes with x axis. So देखो, जब भी हमें orthogonal vector दिया हो, जैसे यहाँ पे x axis के along कितना है change in momentum, आप देखो 30 है ना? और y एक्सिस के अलोंग कितना है चेंज इन मोमेंटम? 20 है. एम आई करेक्ट? यस. एंड z एक्सिस के अलोंग कितना है? 40. And we know the resultant of these three vectors, right? That is your 10 root 29. And if we are asked how much angle this resultant, that is this change in momentum, make with the x axis. So let's say मैंने resultant को कुछ ऐसे बनाया, ठीक है? 3D डायग्राम बनाना होगा. It cannot look perfect with the in the 2D paper, but I'm trying to make you understand कि let's say this is change in momentum, यानी कि this is resultant of 30 का square plus 20 का square plus 40 का square. So basically this is resultant of these three vectors, that is 10 root 29. So this resultant will make how much angle with the x axis? So अगर आप let's say थीटा बना रहे हैं, अगर आपको x axis से एंगल बनाना है तो cos थीटा को आप क्या लिखोगे? cos थीटा को आप लिखोगे x का कंपोनेंट का वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल रिजल्टेंट का वैल्यू. सो 10 root 29. So this will give us how much? 3y root 29. Similarly, if you are asked कि ये y axis से कितना एंगल बनाएगा, तो y का कंपोनेंट that is 20 by 10 root 29. So let's say y से ये अल्फा एंगल बनाया, तो cos अल्फा आप क्या लिखोगे? 20 by 10 root 29. That is 2 by root 29. Let's say ये जो है z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाया, तो cos गामा आप क्या लिखने वाले हो? That you will write as 40 by 10 root 29. So that will give you 4 by root 29. ठीक है? And if you go on to solve it, इसका एक और एक और थिंग है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में जब आप पढ़ोगे तो यू मस्ट हैव रेड इट. और वो क्या होता है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा शुड बी इक्वल टू 1. आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो. जैसे 3 का स्क्वायर करो तो 9/29, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा? 4/29 एंड दैट प्लस 16/29. आप इसको ऐड करो, देखो 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, 29/29 1 आया. So whatever we have calculated is correct also. Done it? I hope you have understood this question, and I hope you have got a spectrum of concepts from this one single question. Thank you. If you have any doubt, you can let me know in the comment section. Thank you.